हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज भारतीय इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण व विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। तो इतिहास में जो मेन प्रॉब्लम होती है, तिथियों की। दूसरा, ईसा पूर्व ईस्वी, पहले ये समझेंगे, फिर इतिहास के स्रोत क्या हैं, इतिहास को कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे आज हम मान लें कि आज है 2023। 2023 से अगर हम पीछे जाएं तो ये आ जाता है 2000, और 2000 में 21वीं सदी की शुरुआत होती है। इससे अगर और पीछे जाएं तो 1947 में देश आज़ाद होता है। इससे अगर और पीछे जाएं तो आ जाता है 1920, जब असहयोग आंदोलन हुआ था। और पीछे जाते रहें तो आ जाता है 1885, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? जीरो पर। तो यहाँ से जीरो से किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जीरो से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जीरो से जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम 2023 तक आए हैं, इसको हम लिखते हैं ईस्वी या सी ई, कॉमन इरा। सी या ईस्वी, या इसको एडी भी लिखते हैं। इसके पीछे जब हम जीरो के जाएंगे तो जीरो के पीछे जाने पर जैसे कि लगभग 1500 के करीब वैदिक सभ्यता मिलती है। इससे और पीछे जाने पर लगभग 2700 के करीब सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। और पीछे जाने पर लगभग 2 मिलियन या 20 लाख साल पहले पाषाण काल मिलता है, पुरापाषाण काल। तो इसके पीछे जब जाएंगे, जीरो से पीछे जाएंगे, तो पीछे जाने पर जो आएगा वो ईसा पूर्व आएगा, ईसा पूर्व, या इसको BCE भी लिखेंगे, बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरह से इससे संबंधित मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तिथियों से संबंधित। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास का पहला सेशन। शुरू से अगर हम देखें, यानी कि जीरो से पीछे चले जाएं और आगे आने के बाद हम जब आ जाते हैं 750 ईस्वी तक, और ये आया सारा का सारा ईसा पूर्व। तो ये जो भाग है, ये जो समय है, ये सारा हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के रूप में। प्राचीन भारत 750 से 1757 प्लासी के युद्ध तक, ये आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 1750 से और आज़ादी तक, ये आ जाता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो इस तरह से 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत में भी 750 से 1206 तक, जब दिल्ली सल्तनत का उदय होता है, उस समय तक हम उसको पूर्व मध्यकाल से लिखते हैं, और उसके बाद वाला जो है वो मध्यकाल कहलाता है। तो इस तरह से आज शुरू कर रहे हैं हम भारतीय इतिहास का पहला खंड, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के लिए जो अध्ययन की प्रणाली है, उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, तथ्यात्मक बात होगी, एक एक सेंटेंस तथ्यपरक होगा। तो ध्यान से सुनते रहेंगे, मैं लिखूँगा कम और इसके बारे में बताऊँगा ज़्यादा। तो 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्यैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिसमें लिपि तो बन चुकी थी
लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, तो उस काल को कहते थे आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। इसमें लिपि का विकास भी हो चुका था और लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अगर हम समय देखेंगे, जब जैन धर्म बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए, तो उस समय का जो इतिहास है वो लिखित में भी है, पढ़ा भी जा सका है, तो वो समय कहलाता है ऐतिहासिक काल। इसके साथ साथ हम भारत को इंडिया कहते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति भी प्राचीन समय में ही हो गई थी। जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से जो आने वाले ईरानी थे, यूनानी थे, वो सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहते थे, और इसी नदी के पूरब का जो भाग था वो उन्होंने इंडिया कहा। तो अब हम अध्ययन करेंगे पुरापाषाण काल का। पुरापाषाण काल में जो है समय अगर देखा जाए तो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय पुरापाषाण काल है। इसमें भी 3 चरणों में इसको बांटकर पढ़ते हैं: प्रारंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का समय है 8,000 ईसा पूर्व का समय। मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक इतिहास है उसको हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, और इसे भी 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं: प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। भारत में जो प्रारंभिक पुरापाषाण का प्रथम साक्ष्य मिला है वो मिला है महाराष्ट्र के, ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से। यहाँ के लोग हस्त कुठार, बिदारिका, खंडक या उसको चोपड़ भी बोलते हैं, जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। और तमिलनाडु के अति परक्कम से हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु ये वाला भाग है, यहाँ से क्या हुआ है, एक हस्त कुठार मिला है। और आरंभिक पुरापाषाण काल का जो स्थल है वो पाकिस्तान के सोन नदी, ये है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सोन नदी के तट पर मिला है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में होगा, तो मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी में, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी के घाटी में, कश्मीर में, थार यानी राजस्थान के मरुस्थल से भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल संभवतः प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल के साथ ही चलता रहा है। इस समय बेदनी, खुरचनी, छेदनी जैसे औजार यूज होते थे। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलक अधिकता में थे, यानी फलक वाले औजार यूज किए जाते थे। इस काल में एक नई चीज़ देखने में आई थी कि इस काल का जो पत्थर था वो क्वार्टाइज्ड पत्थर यूज होता था उपकरण बनाने में। उसके बाद आता है उत्तर पुरापाषाण काल। तो इसका जो विस्तार है वो हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो चुकी थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे वैसे जलवायु में चेंज आ रहा था। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई, दूसरा एक नया जो आज का मानव है जिसको होमो सेपियंस कहते हैं उसका उदय हुआ। उत्तर पाषाण काल का विस्तार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इसकी बहुत सारी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पुरापाषाण स्थल कुरनूल आंध्र प्रदेश से क्या हुआ है, राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग आग जलाना सीख गए थे। हुंस्की कर्नाटक, ये है कर्नाटक से पुरापाषाण काल के कई पुरास्थल मिले हैं जो कि उस समय या तो वो आवास रहे होंगे या उद्योग स्थल रहे होंगे। यहाँ से जो प्राप्त औजार हैं वो ज़्यादातर चूना पत्थर से निर्मित हैं। भारत में पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं
जिनके साक्ष्य महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त होने पर पता चलता है। 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको मध्य युग कहा जाता है। और इस काल में टेम्परेचर बढ़ने से जलवायु में तेजी के साथ परिवर्तन हुआ, और जैसे तेजी के साथ परिवर्तन हुआ घास के मैदान बने, और उन घास के मैदानों पर आश्रित हिरन, बकरी, गाय, बारहसिंगा जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। और ये संख्या बढ़ने से जो होमोसेपियंस जो पहले इस समय अस्तित्व में आ चुका था, उन जानवरों को पालन के रूप में भी देखने लगा। अभी तक तो वो हंटिंग कर रहा था, शिकार कर रहा था, लेकिन अब वो उसको पालने के रूप में भी यानी अपने आसपास देखने लगा। तो इस काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का ये जो काल था, ये मध्यपाषाण काल था, संक्रमण काल था, क्योंकि बहुत तेजी के साथ इसमें चेंजेज हो रहे थे, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। इस काल के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह भी करने लगे थे। वो पेट भरते थे, और आगे चलकर जब वो पशु उसके आसपास रह रहे थे तो पशुपालन को भी बढ़ावा दिख रहा था कि पशुपालन अब वो करने लगेंगे। मध्य पाषाण युग में पत्थरों के बहुत छोटे छोटे, जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं, औजार यूज होने लगे थे। औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मूठे या हैंडल लगे हुए होते थे। अस्थियां एवं सींग से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त हुए हैं। छोटे औजारों के प्रयोग से प्रक्षेपास्त्र तकनीक विकसित हुई। यानी कि पहले क्या होता था, पहले औजार दूर तक नहीं फेंके जा सकते थे, और जब हल्के और नुकीले औजार बने तो उनको क्या है, दूर खड़े शिकार पर भी फेंक कर उनका शिकार किया जा सकता था। इस युग से प्राप्त मानव कंकाल मानवीय युद्ध के साक्ष्य, यानी कि ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि मानव युद्ध करता था। ये है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर। राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन बनता है, इस काल के मानव का अस्थि पंजर सबसे पहले सराय नाहर एवं मेहदहा दोनों के दोनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इस काल में मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे। समाधियों में खाद्य पदार्थ भी रखे जाते थे, और खाद्य पदार्थ रखने का मतलब था कि इस समय के लोग मरने के बाद भी वो एक जिंदगी है या लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। इसके बाद 8,000 ईसा पूर्व का समय नवपाषाण युग कहलाता है, और इस काल में सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ था वो हो गया था कृषि का प्रारंभ। और मानव जब कृषि करेगा तो इधर उधर जो घुमंतू वाली जिंदगी जी रहा था उसमें स्थायीपन आ गया। अब स्थायी रूप से लोग बसने लगे थे। अब जब कृषि कर रहे हैं तो समझ लेंगे कि कृषि सबसे पहले हुई किसकी थी, कौन से ऐसे अनाज थे जिन्हें उगाया गया था। तो गेहूं और जौ प्रारंभिक रूप से उगाए गए थे, और कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य है, ये भी क्वेश्चन बनता है, वो मिला था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में बलूचिस्तान से। पाकिस्तान में मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से, और ये था एक कोची के मैदान में बोलन नदी के तट पर। सिंधु नदी की सहायक नदी जो हकरा नदी थी, उसमें सूखी घाटी है एक, वहाँ से 47 उत्तर नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक जो हड़प्पा संस्कृति का उद्भव का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले साक्ष्य जो चावल के मिलते हैं वो कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिलते हैं। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थरों, यानी नवपाषाण काल के लोग पॉलिशदार पत्थरों के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। पत्थर की कुल्हाड़ियों का विशेष रूप से इन्होंने प्रयोग किया है। इस काल में लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे क्योंकि कृषि करने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तावास से मिलता है। मेहरगढ़ में भी चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। पिकली हल में भी राख के ढेर व आवास के अवशेष मिले हैं। कश्मीर के गुफराल नामक नवपाषाणकालीन स्थल के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे।
पटना यानी बिहार के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। कर्नाटक में पिकलीहल, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, तमिलनाडु में पयमपल्ली तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण युगीन सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व से लगभग 2500 से 1000 के लगभग मानी जाती है, निर्धारित की जाती है। असम की पहाड़ियाँ तथा मेघालय की गारो पहाड़ियाँ, असम और मेघालय, ये असम की पहाड़ियाँ और मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण स्थल पाए गए हैं। इनमें प्रमुख स्थल दाओजली एहेंडी है। नवपाषाणकालीन लोग संभवतः मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे, इसलिए मृतकों के साथ सामान पशुओं को दफनाया जाता था, जिसके साक्ष्य बुर्ज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया होगा, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ बकरी यानी गोट को दफनाया गया होगा, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में बेल्लारी, कर्नाटक नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र है। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुई थी। कुंभकारी का मतलब है मिट्टी के बर्तन बनाने की जो क्रिया थी वो सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। जो नवपाषाण का युग है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल अलग लाइन नहीं खींच सकती। इसके साथ साथ इसका जब जैसे ही अंत हो रहा है, धातुओं का इस्तेमाल शुरू, अब तक पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और जो सबसे पहले धातु यूज की गई थी, प्रयोग की गई थी, वो थी तांबा। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ था, उसी को ताम्र पाषाणिक या कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी, यानी कृषि की जाती थी और ग्रामीण थी, तथा इन्हें लिपि और लेखन की शैली का ज्ञान नहीं था। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियां दक्षिण पूर्व राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। राजस्थान में 2 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, आहार तथा गिलुंद। ये पुरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचल से प्राप्त हुए हैं। तांबे की प्रचुरता के कारण आहार का नाम, जो प्राचीन रूप नाम था इसका, वो था ताम्बती। इसका नाम था आहार। आहार कहाँ था? राजस्थान में। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, किंतु जो गिलुंद से पक्की ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या अवशेष प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के अंतर्गत मालवा, कैथा और एरण की खुदाई हुई। इनकी विशेषता यह है, मालवा में मृदभांड जो ताम्रपाषाण मृदभांडों से उत्कृष्ट होते थे। मालवा संस्कृति के एक अन्य स्थल नवदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरबे, नेवासा, दयामबाद, चंदोली पुणे में है, ये सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक इत्यादि सभी स्थल जोरबे संस्कृति के हैं। ये सारी की सारी संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाण के अंतर्गत। यद्यपि जोरबे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु इसकी कुछ बस्तियां जैसे दहमदाबाद, इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। दहमदाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। जैसे हड़प्पा का संस्कृति में हम कांसे का यूज ज़्यादा देखेंगे। कांसा बनता है तांबा और जस्ते को मिला करके, यानी 2 धातुओं को मिक्स करने की ये पद्धति सीख गए थे। इसका मतलब साइंटिफिक रूप से भी ये बहुत अच्छा विकास कर रहे थे। पूर्वी भारत में बिहार के चिरांद, बर्धमान जिले के पांडु, राजा ढीवी तथा बीरभूम जिले से महिषदल जैसे ताम्रपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त कई पुरास्थल इलाहाबाद के विंध्य क्षेत्र में भी पाए गए हैं। उस समय गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग आदि की भी खेती होती थी। ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियाँ थी, वहाँ से स्त्री मूर्तियों की बहुतायत मिलती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि मातृ देवी की पूजा प्रचलन में थी। उस समय की प्राप्त मिट्टी से बरसव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो इस तरफ संकेत करती है कि बरसव
था, यानी कि जो सांड था वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचे और सब संस्कार विधि से तत्कालीन समाज में व्याप्त असमानता थी, क्योंकि कहीं पर किस तरह का समाधान किया जाता, पूर्ण, कहीं आंशिक, कहीं खुले में छोड़ दिया जाता था। चित्रित मृदभांडों का भी उपयोग सर्वप्रथम ताप पाषाण काल में शुरू हो गया था। मृदभांडों पर चित्र, आकृति बनाना। ये लोग पशुपालन सिर्फ मांस प्राप्ति के लिए करते थे, दूध निकालना अभी शुरू नहीं हुआ था। उत्कृष्ट कोटि के औजार न बना पाने के कारण व्यापक रूप से कृषि कार्य नहीं हो सका था। कृषि कार्य हो रहा था लेकिन व्यापक, क्योंकि अभी जो धातु है, कृषि का जो व्यापक रूप देखने को मिलेगा वो मिलेगा लोहे के विकास के बाद। जब लोहा आएगा, हल जो के फलक लोहे के बनेंगे, तब वहाँ व्यापक रूप से कृषि का देखने को मिलेगा, जो हम लगभग पढ़ेंगे वैदिक काल में, उसके बाद का समय। यह संस्कृति धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ रही थी। तो इस तरह से हमने पढ़ा अब तक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या ताम्रपाषाण संस्कृति। अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का समय लगभग 2700 ईसा पूर्व है एनसीईआरटी के अनुसार, और इस संस्कृति का पता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई से चला है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जबकि जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। उस समय जो रेलवे ट्रैक बन रहा था उसके लिए इस टीले का खुदाई हुई, और खुदाई होने पर उसे मोहरें मिली अलेक्जेंडर कनिंघम को, लेकिन उसके महत्व को वो नहीं समझ पाया, और उसके आगे चल करके 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में फिर इसकी खुदाई हुई। तब जो है एक सभ्यता का पता चला। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी वो नगरीकृत थी और कांस्य युगीन थी। ऐसा नहीं है कि नगरीय सभ्यता थी तो वहाँ जो ज़्यादा संख्या नगरों की थी, वहाँ जो गांवों की संख्या थी वो सर्वाधिक थी, लेकिन यहाँ नगर भी देखने को मिलते हैं। इसका जो विस्तार था, विस्तार अगर हम देखें तो विस्तार बनता है इसका उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदाबाद तक, इस तरह से विस्तार मिलता है। पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर से बलूचिस्तान के सुत कांगेडोर तक, इस तरह से इस सभ्यता का ये सभ्यता का विस्तार मिलता है। और यह मानना अधिक तार्किक है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियां ग्रामीण बलूची संस्कृति से उद्भव हुई थी। पूर्व की कृषक संस्कृतियां क्रम से विकसित होकर नगरीकरण के स्तर तक पहुंची। जैसे हम नवपाषाण काल में पढ़ रहे थे कि कृषि का विकास हो चुका था। कृषि का विकास होने का मतलब है कि जैसे जैसे कृषि में अधिशेष कृषि का विकास हुआ, तो कृषि के विकास के साथ साथ वहाँ पर ट्रेड यानी व्यापार भी बढ़ा, और जैसे व्यापार बढ़ा और फैसिलिटी बढ़ी, और फैसिलिटी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो ग्रामीण सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता में विकसित हो गई, और कुछ नगर इतने विकसित हो गए कि उन्हें नगरीय सभ्यता कहना, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये विकसित होकर एक स्तर तक आए जिसका नाम दे दिया नगर। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो अभी बताया मैंने, जम्मू कश्मीर की जो चिनाब नदी है उस पर मांडा है चिनाब नदी पर। इसी तरह से दक्षिण में जो अहमदाबाद महाराष्ट्र है वो अहमदाबाद परवर नदी पर है। पूरब में आलमगीरपुर मेरठ के पास हिंडन नदी पर है, तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो दास्क नदी पर है। तो इस तरह से इसका विस्तार है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना इसलिए है क्योंकि भवन उस समय भी ग्रिड पद्धति से बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी, ज्यादातर बंद नालियां होती थी। नगर पूर्वी और पश्चिम, नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक तो पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। जो पश्चिमी भाग था छोटा था, लेकिन वो क्या था, थोड़ा ऊंचाई पर बना था, जिसे नगर दुर्ग भी कहा जाता था। यहाँ संभ्रांत लोग रहते थे।
और जन सामान्य के लिए पूरब की ओर निचला हिस्सा होता था। इससे पता चलता है कि उस समय जो था सामाजिक भेदभाव होता था। जो संभ्रांत लोग थे वो ऊंचे स्थान पर पश्चिम की ओर रहते थे और जो जनमानस या सामान्य लोग थे वो पूरब की ओर निचले भाग में रहते थे। धोलावीरा एक ऐसा नगर है, बाकी जनरली सब दो भागों में बट रहे थे, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। एक तो दुर्ग यानी सबसे पश्चिम का, मध्यम नगर और निचला नगर। भवन आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे तथा अधिकांश घरों में एक स्नानागार या बाथरूम होता था। भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, किंतु जो कालीबंगा है और रंगपुर है वहां से कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मकान में साज सज्जा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु कालीबंगा अलंकृत ईंट के साक्ष्य देता है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिलते हैं। चांदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सड़कें प्राय जो है ज़्यादातर कच्ची ईंटों की थी, किंतु मोहनजोदड़ो से पक्की ईंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता रहा होगा। इसके साथ साथ पुरोहित आवास एवं सभा भवन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार यानी अन्नागार, विशाल अन्नागार है। चांदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है तथा लोथल में गढ़ी व नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे। सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो नगरों के नाम आए हैं, तो साथ साथ में बताता चलूं जो प्रमुख स्थल या नगर थे उस समय उनका नाम क्या था, वर्तमान क्षेत्र वो कहाँ पड़ता है, किस नदी के किनारे बसे थे वो, और वहाँ से जो साक्ष्य मुख्य रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ। इसमें जैसे सबसे पहले मोहनजोदड़ो है, लरकाना जिला जो सिंध प्रांत का पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। विशेष रूप से जाना जाता था विशाल स्नानागार। उसके बाद आता है हड़प्पा। हड़प्पा पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान में है अब वर्तमान में, उसके मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर बसा है। और उसमें जो 2 बातें हैं, एक तो मछुआरे का चित्र, एक कांस्य दर्पण, इसके लिए वो प्रसिद्ध था। लोथल, लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, भोगवा नदी पर बसा था और गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। चांदड़ो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे बसा है और मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कॉस्मेटिक चीज़ें जैसे लिपस्टिक, कंघा, इस तरह की चीज़ें भी, काजल, ये चांदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में बसा था, घग्गर नदी के किनारे पर है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत में हल्की आकृति के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चूड़ियों के लिए भी ये जाना जाता है, यहाँ से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर था और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। कोटदीजी ये भी सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटदीजी से कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। बनावली ये हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के किनारे बसा था। मिट्टी का हल, खिलौने मिले हैं यहाँ से बनावली से। रोपड़ ये भी पंजाब के रूपनगर में सतलज नदी के किनारे बसा था। तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में भादर नदी के किनारे पर बसा है। ज्वार बाजरा, यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हिंडन नदी के किनारे बसा था और यहाँ पर मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी विशेष रूप से की जाती थी। सुतकांगे डोर ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में
दस्क नदी या दास्क नदी पर बसा हुआ था और यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं और बेबीलोन से जो व्यापार के साक्ष्य मिले हैं वो भी सूतकांगे डोर से एज ए बंदरगाह ये यूज किया जाता था उस समय मिले हैं। मांडा मांडा जैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे बसा था। यहाँ से ब्लेड, हड्डी के बाणाग्र, चार्ट, मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। सुत काके कोह ये बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पेरिन नामक जगह आज वर्तमान में कही जाती है, सादी कोर नदी के किनारे बसा है और इससे 2 टीले मिले हैं और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोट दा ये गुजरात के कच्छ जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण जो मिला है यहाँ घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं और कलश समाधान के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख नगर थे और किस नदी के किनारे बसे थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, वर्तमान में इनका क्या नाम है, ये हमने समझा। अब हम देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर आपस में मिलकर खेती की जाती थी। अधिशेष उत्पादन होता था, यानी कि जितनी खपत होती थी उससे ज़्यादा उत्पादन होता था, इसलिए वहाँ पर विशेष अन्नागार मिलेंगे। अन्नागार का मतलब स्टोर। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती की जाती थी। कालीबंगा से जैसे मैं बता चुका हूँ जुते हुए खेत तथा हल्की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान में जो खेती की जाती थी वहाँ उनके खेत की जुताई जो है हलों से की जाती होगी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही है, जबकि सामान्यतः चावल की खेती नहीं की जाती। सामान्यतः का मतलब बहुत कम मात्रा में की जाती रही होगी, ज़्यादा जो सामान्यतः खेती की जाती थी वो गेहूं और जौ की जाती थी। अन्नागार हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख अंग रहा है, जिसके अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिलते हैं। बड़े बड़े स्टोर रहे होंगे अन्न को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। लोथल से चावल का, जबकि रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। ये दोनों स्थान में बता चुका हूँ आज कहाँ हैं, किस नदी के किनारे बसे थे। बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तिल और सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग प्राय लकड़ी के बने हल उपयोग में लाते थे। सिंचाई के लिए नहरों या नालों के उपयोग की परिपाटी नहीं थी, सामान्यतः नहीं थी। हालांकि कुछ जगह जलाशय भी प्राप्त हुए हैं, तो जलाशय से तो नालों से ही सिंचाई की जाएगी। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन, कांस्य भी जैसे तांबा और जस्ता 2 धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनती है, वो कहलाती है कांसा। तो ये कांस्य युगीन थी, लेकिन औजार जो है पत्थर से ही बनाए जाते थे। तो इसमें दोनों चीज़ आ रही हैं, धातु का यूज होने लगा लेकिन अभी पत्थरों का यूज भी बराबर हो रहा है। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ आदि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व रखता था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ से मिले थे? कोटरा से, जो कि गुजरात के कच्छ में है, लेकिन उस पर केंद्रित नहीं थी। हड़प्पाई लोग हाथी और गेंडे से भी परिचित थे। हड़प्पाई सभ्यता में जल तथा थल दोनों ही माध्यमों से व्यापार होता था। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चाहुंदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। बालाकोट और लोथल का सीप उद्योग विकसित था। यद्यपि सिंधु सभ्यता में मोहरें प्रचलित हो चुकी थी, जो कि 1853 में कनिंघम को मिली थी खुदाई के समय, लेकिन जो वस्तु विनिमय था उसका ही उपयोग किया जाता था आपसी लेन देन में। हड़प्पा वासी माप तोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। आधुनिक काल में भी हमने 1 रुपये में पढ़े थे 16 आने। 50 पैसे को 8 आने के बोलते थे, 25 पैसे को 4 आने बोलते थे। तो इस तरह से पूरा जो इकाई थी उसको 16 आनों के रूप में यूज किया जाता था। हड़प्पाई लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। ध्यान से समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या थी उस समय। तो तांबा, लोहा, सोना और चांदी, मेनली सोना और चांदी को हम देखें, तांबे को भी देखें तो इसका आयात हो रहा है, यानी कि हम इसको अपनी
अपने देश में ले रहे हैं और कपास, अनाज, लकड़ी के सामान, हाथी दांत के सामान का निर्यात करते थे। तो इस समय ये जो बहुमूल्य धातुएं थी ये हमारी ओर आ रही थी और कपास, अनाज, लकड़ी के सामान ये हमारी ओर से जा रहे थे। तो जो व्यापार संतुलन था, व्यापार संतुलन होता है कि हमें उस व्यापार से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या लाभ हानि कुछ नहीं हो रही, बैलेंस है। तो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था, यानी कि भारत के पक्ष में था, या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के पक्ष में था। हड़प्पाई लोग तांबे का आयात राजस्थान से, टिन का आयात ईरान तथा अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते थे, यानी हमारा उस समय भी इंटरनेशनल ट्रेड था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। इसमें कहा गया है कि दिलमुन यानी बहरीन, माकन यानी मकरान तथा मेलुआ यानी हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं। किसने कहा है? मेसोपोटामिया के सम्राट ने, एक अभिलेख में लिखा है। इसके बाद आ जाता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन उनका कैसा था। हड़प्पाई समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक इन वर्गों में विभाजित था। आवास की संरचना समाज की विषमता को दर्शाती है, क्योंकि पूरब वाले भाग में, निचले भाग में सामान्य लोग रहते थे, पश्चिमी भाग में, जिसको दुर्ग कहते हैं, ऊंचे भाग पर सम्भ्रांत लोग रहते थे। तो उस समय सामाजिक विषमता थी, वर्ग भेद था, लेकिन वो कार्य के आधार पर था। जाति जैसा शब्द अभी नहीं आया। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। मात्र सत्तात्मक का क्या मतलब हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो वहाँ स्त्रियों के हाथ में थी। ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि जो पुरुष थे वो कृषि में, पशुपालन में या छोटे मोटे लड़ाइयों में व्यस्त रहते रहे होंगे, और वहाँ पर जो डिसीजन लेने का काम था वो वहाँ की स्त्रियों का रहा होगा। इसलिए वो समाज मात्र सत्तात्मक था, जो आगे चलकर पितृसत्तात्मक होगा। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखाई देता, लेकिन वणिक जो समुदाय था वो शासक वर्ग कहलाता था। हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है, जो कि इस बात को इंगित करता है कि उस समय का जो समाज था वो सजने संवरने में भी पूरा समय देता था, विश्वास करता था। गुजरात में कुरन नामक गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। गुजरात में उस समय का जो कुरन नामक गांव था तो स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग या तो सामाजिक कार्यक्रम के लिए किया जाता रहा होगा या सामुदायिक बैठकों के लिए किया जाता रहा होगा। हड़प्पाई लोग मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। लोथल से पास बोर्ड प्राप्त हुआ है। लोथल से युग्मित समाधान, युग्मित का मतलब जिसमें सती प्रथा के प्रचलन का आभास होता है, यानी कि 2 मानवों के जो अस्थि हैं वो एक ही कब्र से मिली है। इससे पता चलता है या आभास होता है कि उस समय शायद सती प्रथा अस्तित्व में रही होगी। फिर आता है धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर पूजा स्थल नहीं मिलेंगे, पूरी सभ्यता में मंदिर मस्जिद कुछ नहीं मिलेगा, खुले में प्रकृति की पूजा करते थे वो। जैसे सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, किंतु इन देवताओं के लिए मूर्ति नहीं बनाते थे। मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक की जाती थी। एक हड़प्पाई मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण देता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। हड़प्पाई लोग लिंग, योनि जैसे प्रतीकों का भी उपयोग धार्मिक विश्वास हेतु करते थे। पशु पूजा भी प्रचलन में थी तथा एक सींग वाला सांड सर्वाधिक महत्व का था। इसके बाद महत्व आता है कुवड़ वाले सांड का। बड़ी मात्रा में ताबीज मिलना यह दर्शाता है कि उस समय लोग अंधविश्वास भी रखते थे। अंधविश्वास को वो दर्शा रहा है ताबीज का मिलना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण
यानी पूरी तरह से उसको समाधि यानी मिट्टी के अंदर दबा दिया। आंशिक समाधिकरण, आंशिक रूप से दबा दिया गया, आंशिक रूप से बाहर छोड़ दिया गया। यह दाह संस्कार यानी बॉडी को जला देना तीनों प्रचलन में थे। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला। ये भी क्वेश्चन बनता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। इसके बाद आता है लिपि, मुहर तथा मणिमूर्तियाँ। हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर है यानी चित्रों के रूप में लिखी गई है, जिसमें जो सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह है वो है यू। इंग्लिश का जो यू होता है ये है। प्राणियों में सर्वाधिक मछली का चिन्ह प्राप्त है। यद्यपि मोहरें आयताकार और वर्गाकार दोनों रूपों में प्रचलित थी, किंतु वर्गाकार मोहर मुख्य थी। वर्गाकार जो मोहर थी वो मुख्य रूप से यूज होती रही होगी। वर्गाकार मोहरों पर लिपि के साथ साथ, ये भी क्वेश्चन है, वर्गाकार मोहरों पर लिपि के साथ साथ पशु चित्र भी थे, जबकि आयताकार मोहरों में केवल लिपि का अंकन होता था। मोहरें मुख्यतः सेलकड़ी और तांबे से बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की पक्की मूर्ति मिली है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। किस चीज़ की, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ, जिसको टेराकोटा कहते हैं, प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में भी कौन है महत्वपूर्ण, ऊबड़ वाला सांड। मानव आकृतियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है। सिंधु सभ्यता की उत्कीर्ण मुद्रा से पता चलता है कि इस सभ्यता में लिपि का प्रचलन था, किंतु इस लिपि के अभी तक न पढ़ पाने के कारण इस सभ्यता के बहुत से पक्ष अभी उद्घटित नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता का मेन जो फैक्ट थे वो देखे। अब आता है वैदिक सभ्यता। 2700 के लगभग में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आती है और धीरे धीरे वो सभ्यता डिक्लाइन होती जाती है और वो सभ्यता धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक तरह से खत्म हो जाती है। और इसके बाद में वैदिक सभ्यता में भी दो भागों में उसको देखेंगे। ऋग्वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो शुरू कर रहे हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन जितना भी है वो हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है। जब इसके माध्यम से पता चल रहा है इसीलिए इसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। जबकि आर्यों का कहाँ से आना हुआ ये बहुत ही कंट्राडिक्टिंग पॉइंट है। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। इसको जो हमने वैदिक सभ्यता ली है इसको हम चेंज कर लेंगे, ये आएगा 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इसको हम फिर ऋग्वैदिक में देख रहे हैं 1500 से 1000 के बीच में। इसमें जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का कालखंड है वो ऋग्वैदिक काल है, या 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल है। और सारी जानकारी जो भी मिलती है हमें इसमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल देखेंगे। ऋग्वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भारतीय आर्यों के संबंध में जो प्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार उल्लेख किया मिलता है। किसका, आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये शब्द, ये क्वेश्चन भी बनता है, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं तथा प्रथम व दशम मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं, प्रथम और 10वां मंडल। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानता मिलती है। ईरानी भाषा का ग्रंथ जो अवेस्ता था उसमें और ऋग्वेद में समानता मिलने का कारण है कि वहाँ भी एक सभ्यता रही होगी, भारत में भी एक सभ्यता रही जो ऋग्वैदिक सभ्यता कहला रही है, दोनों साथ विकसित रही होंगी। सिंधु आर्यों की विशिष्ट नदी थी। सिंधु आर्यों की विशिष्ट
नदी थी, जबकि सरस्वती को नदीत्मा यानी कि नदियों की माता कहा गया है। सरस्वती की पहचान घग्गर हगरा नदी की धारा से की जाती है। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर समझते हैं इसका जो राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में क्या थी। आर्य 5 कबीलों के रूप में थे जिन्हें जन कहते थे। कबीले को क्या कहते थे? जन। इसलिए इस समुदाय को पंचजन भी कहा गया। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान के नियंत्रण में था। तो कबीले का प्रधान होता था, वो उसका एक तरह से कबीले को नियंत्रित करने का काम करता था। कबीले के प्रधान को राजन या राजा भी कहते थे, किंतु उसे सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। कबीले की जो आम सभा थी, जिसको समिति नाम दिया गया था, वो राजा को चुनती थी। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था तथा युद्ध के समय सेना संगठित कर लेता था। परशुनी नदी, जिसको आज हम रावी नदी कहते हैं, के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भरत जन यानी जो एक जन का मतलब अभी मैंने बताया था कबीला, तो इसमें जो भरत जन था, कबीला था, उसकी विजय हुई तथा पराजित जनों में पुरुजन जैसे महान कबीले थे। कालांतर में पुरु व भारत जनों में आपस में मित्रता हो गई और ये बन गए कुरु। एक नया शासक बना कुरु। राजा के कर वसूलने के किसी औपचारिक नियम का पता नहीं चलता। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका कुछ ना कुछ अंश देती थी, जो कहलाता था बलि। सभा, समिति और विदत जैसी अनेक कबायली संस्थाएं थी या परिषद थी। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसके बाद आता है सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक संबंध गोत्र या जन्म आधारित संबंध से निर्धारित होते थे। उस समय गोत्र प्रथा शुरू हो गई थी। समाज पितृसत्तात्मक था। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक पढ़ रहे हैं, तो पितृसत्तात्मक हो चुका था, किंतु महिलाओं की स्थिति अभी सम्मानजनक थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी तथा यज्ञों में आहुति भी देती थी। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा का मतलब है कि जैसे मान लिया किसी का पति मर गया, तो उसको अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह करके संतानोत्पत्ति करने की अनुमति होती थी। विधवा का विवाह भी प्रचलन में था, लेकिन बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। ऋग्वैदिक कबायली समाज योद्धा, पुरोहित, सामान्य जन में विभक्त था। योद्धा में जो युद्ध लड़ने वाले थे, पुरोहित जो एक तरह से उनको यज्ञ को अनुष्ठान आदि में सहयोग करते थे, और सामान्य जन जो कि खेती या शासन की ओर, शासक राजा की ओर कार्य करते थे, वो सामान्य जन में थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का विवरण मिलता है। सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही जो वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि व्यवसाय के आधार पर विविधीकरण आरंभ हो गया था, किंतु यह विभाजन कठोर नहीं था। एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। फिर आता है आर्थिक क्रियाकलाप। गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण आर्यों को पशु चारक कहा जाता था। ग्रामीण सभ्यता थी और ये कृषि के साथ साथ पशु चारक का कार्य ज़्यादा करते थे। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी, वो सबसे ज़्यादा धनी होता था, और इसे अघन्या कहा जाता था, यानी कि गाय को मारा नहीं जा सकता था। पुरोहितों को दान में भी अधिकांशतः गाय और दासियां ही दी जाती थी। भूमि अनुदान की परंपरा नहीं थी। अभी भूमि अनुदान में नहीं दी जाती थी। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था तथा ऋग्वेद में इसकी चर्चा 215 बार की गई है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा केंद्र में नहीं था। आज घोड़ा केंद्र में है। और गाय की जो चर्चा की गई है वो 176 बार की गई है। आर्य लोग धातु का उपयोग जानते थे तथा कांसे व तांबे के अर्थ में आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निस्क का उपयोग किया जाता है। यह संभवतः एक हार रहा होगा जो स्वर्ण आभूषण होता था।
ऋग्वैदिक आर्य मरुस्थल से परिचित थे किंतु समुद्र से नहीं। अर्थव्यवस्था निर्वाह मूलक थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था क्या थी, इतनी ज़्यादा अधिशेष कृषि होती थी, आज वो केवल निर्वाह मूलक रह गई थी। उसमें अपना खाने पीने का काम चलता था, बहुत कम उसमें बचता था। फिर आता है धार्मिक विश्वास क्या था। ऋग्वैदिक लोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए देवोपासना नहीं करते थे, बल्कि मुख्य ध्येय भौतिक सुख था। यानी भौतिक सुख के लिए वो आराधना करते थे या देवों की उपासना करते थे। उनमें आध्यात्मिक के लिए ज़्यादा नहीं था। क्योंकि वे प्रकृति के रहस्य को नहीं समझते थे, इसलिए प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। यज्ञ के रूप में वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। देवताओं में कुछ स्त्रियां भी थीं, जैसे अदिति और उषा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की पूजा प्रमुख थी, तो यहाँ देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव था, बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं किए जाते थे। इंद्र और यज्ञ के साथ वरुण भी प्रमुख देवता थे, जो कि ऋतु के नियामक थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो इस तरह से ऋग्वैदिक काल के बाद आ जाता है फिर अब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का सब जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें, एक वेद ऑलरेडी बन चुका था, वेद हैं टोटल 4, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद हम देखते हैं, और उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आर्ण्यक तथा उपनिषदों का भी अध्ययन हम उत्तर वैदिक काल में करते हैं। इस काल में आर्यजन पंजाब से आगे गंगा यमुना के दोआब के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गए। कुरु और पांचालों ने अपनी सत्ता का विस्तार दिल्ली और दोआब के ऊपर व मध्य हिस्सों तक किया तथा हस्तिनापुर, मेरठ को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्य कौशल, विदेह और अंग से परिचित हो गए थे। तो ये इनका विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आता है इसके संबंध में इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी या राजनीतिक ढांचा क्या था। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की अवधारणा आई। सभा और समिति जैसी जो परिषदें थी वो अधिकार विहीन हो गई। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति को बहुत अधिकार था, राजा को चुनने का अधिकार था, किसी भी निर्णय को लेने में ये अपना पक्ष रखते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इनके अधिकार छीन लिए गए या अधिकार इनके खत्म कर दिए गए, और अब जो धारणा आई वो आई राजत्व की। राजा का निर्णय अंतिम होगा या राजा ही अकेला डिसीजन लेगा। राज्यों के आकार में वृद्धि से छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए कबीले थे, अब वो बहुत बड़ा राज्य बन चुका है। तो राज्यों के आकार में वृद्धि से राजा शक्तिशाली हो गया तथा अब वह शक्ति के द्वारा कर वसूलने लगा। जो पहले स्वैच्छिक था ऋग्वैदिक काल तक, अब वो शक्ति करने लगा कर वसूलने के लिए। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। अब कर्मकांड बढ़ गए और उससे राजा क्या है, और भी शक्तिशाली हो गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। ये ऐसे यज्ञ होते थे जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जो कि राजा की शक्ति को बढ़ाते थे और उन्हें एक उपाधि के रूप में मिलते थे। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहित्र नामक अधिकारी भी होता था। सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जैसे 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था। कर्मकांडों के कारण ब्राह्मण की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में यानी ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह
निषिद्ध हो गया, यानी एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया था, किंतु चौथा आश्रम संन्यास वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं था। नया जुड़ा है ये उत्तर वैदिक काल में, कौन सा? संन्यास। ये भी क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज प्रजाति कहलाई तथा इन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का एक जनेऊ होता है जो गले में पहना जाता है, वो धागा जैसा, उसको पहनने का इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। जबकि जो चौथा वर्ण था उसको ये यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं मिला, स्त्रियों को भी नहीं मिला। इस काल में समाज में जातिगत स्तरीकरण की हुआ। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था वो 4 वर्ण थे, 10वें मंडल में ऋग्वेद की चर्चा हुई है, लेकिन वहाँ जाति की चर्चा नहीं हुई है। उत्तर वैदिक काल में जाति का भी स्त्रीकरण हो गया था, यानी जाति बन गई थी, और जाति के बनने के साथ साथ अस्पृश्यता की भावना भी अस्तित्व में आनी शुरू हो गई थी। आई नहीं थी पूरी तरह से, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद है इनका आर्थिक जीवन। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गया था, किंतु लोहे के उपयोग के होने से जो कृषि थी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, और लोहे को श्याम कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित अनुष्ठान का वर्णन आया है। संभवतः लकड़ी के हल की अभी ज़्यादा प्रचलित थे, लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक लकड़ी के हल ही ज़्यादा मेन जो मुख्य थे वो लकड़ी के ही थे। कृषि के विकास के कारण भूमि पर व्यक्तिगत अस्तित्व की भावना पनपने लगी थी। जब कृषि होगी, व्यक्ति स्थायी रूप से रहेगा। कबीले जो थे वो आपस में संघर्ष करते रहते थे, अपने कबीले को बढ़ाने के लिए, दूसरे कबीले पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपने संपत्ति जिसको काय कहते थे ऋग्वैदिक काल में, उसको बढ़ाने के लिए क्या है, अब भूमि का जो मतलब थे वो अब व्यक्तिगत होने लगे थे। वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे। चावल को व्रीहि कहा जाता था। पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर हस्तिनापुर तथा अंतरजी खेड़ा जो कि एटा में है से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन अब द्वितीयक पेशा बन गया था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रथम पेशा था, कृषि द्वितीयक था, और अब आकर के पशुपालन द्वितीयक हो गया। कृषि उत्पाद एवं पशुओं का व्यापार होता था। आदान प्रदान के लिए अब भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कृषि मुख्य पेशा था, लेकिन उसके साथ साथ शिल्पों का भी विकास हो रहा था। चित्र, धूसर, मर्द भांड इस युग की प्रमुख व्यवस्था थी, यानी कि बर्तनों पर चित्रकारी करके उसको पकाने का कार्य भी किया जाता था। पुरुष मेध सूक्त रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार इत्यादि व्यवसायों का विवरण देता है। कौन सा? पुरुष सूक्त, पुरुष मेध सूक्त। रथकार को तो यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार था। निष्क, शतनाम, पाद, कृषण आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। उसके बाद देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व अब घटने लगा था और इसकी जगह प्रजापति मुख्य देवता के रूप में आए। पशुपति देवता के रूप में रुद्र को महत्ता प्राप्त हुई। यद्यपि भौतिक सुखों की प्राप्ति ही इस युग का भी धार्मिक विश्वास था, किंतु उपासना की रीति में भी भारी परिवर्तन आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति थी। वैदिक काल के अंतिम दौर लगभग 600 ईसा पूर्व में यज्ञ के कर्मकांडों और पुरोहितों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया, इतना कर्मकांड बढ़ गया था, इतने जो पुरोहितों का हर चीज में राजा पर इतना दबाव होता था और राजा को वो अपने हिसाब से याज्ञिक अनुष्ठान या कर्मकांडों के आधार पर चलाने का प्रयास करते थे, तो इतना ज़्यादा वहाँ संकुचितता फैल रही थी, उसका तीव्र प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई थी। इस प्रकार उपनिषदों का संकलन हुआ, क्योंकि ऋग्वैदिक को सरल भाषा में बताने के लिए उपनिषद 18 उपनिषद हैं आए, उनका उपनिषदों को तैयार किया गया और जो कर्म कांड हो रहे थे
उनकी निंदा की गई कि इतने कर्मकांड होने नहीं चाहिए, और उसके साथ सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया। सम्यक का मतलब है जो साम्य बनाए रखे, व्यवहारिक जीवन से धार्मिक जीवन से साम्य बनाए रखे, और ब्रह्म को एक मात्र सत्ता स्वीकार की गई। यानी ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, मात्र एक सत्ता है। वो इस रूप में प्रतिक्रिया हुई कि इस तरह से किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है उत्तर वैदिक काल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज है। वो ही समाज ऋग्वैदिक काल तक आते आते पितृसत्तात्मक होता है। 4 वर्ण बन जाते हैं। 4 वर्णों के साथ साथ जो याज्ञिक अनुष्ठान है वो भौतिक सुख के लिए किए जा रहे हैं। कर्म कांड भी ऋग्वैदिक में बहुत कम है। पुरोहितों का जो दबाव है बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आते आते 4 वर्ण बिल्कुल स्पष्ट हो चुके थे, जातियां बढ़ चुकी थी, जातियों में भी भेदभाव शुरू हो गया था। किसी को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था, किसी वर्ण को नहीं था। और उसके साथ साथ जो मेन बात थी धार्मिक जड़ता, या उसमें जो पुरोहितों का वर्चस्व था वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि अंधविश्वास और कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसकी प्रतिक्रिया होने लगी। प्रतिक्रिया का ही एक परिणाम आया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुआ। और जब 2 धार्मिक आंदोलन हुआ तो उसमें से 2 धर्म आगे अस्तित्व में आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ही जो धर्म थे, तो दोनों ही धर्म को चलाने वाले जो प्रणेता थे वो क्षत्रिय वर्ग से थे। तो यहाँ विचार करने वाली बात है कि ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि जो क्षत्रिय वर्ण से धार्मिक आंदोलन की ओर लोग आए। तो इसको समझेंगे। जैन धर्म, मान्यताएं एवं विश्वास। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथ जो 23वें हैं के पूर्व के तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्धता है। हालांकि ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। वर्तमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म को आगे बढ़ाने में इनकी प्रमुख भूमिका है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा अलग से देखेंगे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में भी, पीएससी में भी, और वनडे में तो बनता ही है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, 12 वर्षों की कठिन तपस्या की, और उसके बाद जृंभिक ग्राम के समीप उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध साहित्य में महावीर को निकंठक नाथ पुत्र कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन जिन, जिसको विजेता नाम कहते हैं, अर्घ्य यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी जिसका बंधन नहीं हो, बंधन रहित, इन सब नामों से जाने गए। जैन धर्म कर्मकांड पर आधारित नहीं है, ये कर्मवाद पर आधारित है तथा कठिन तप में विश्वास करता है। जैन धर्म के आचरांग सूत्र में महावीर के कठिन तप का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी, अमृता झूठ नहीं बोलना, अचौर्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह दूसरों की संपत्ति नहीं चुराना या अर्जित नहीं करना, तथा ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बस में रखना। शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे तथा 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा। जो 5वां व्रत ब्रह्मचर्य है, ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। जैन भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत की व्यवस्था है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे है।
जिनका मतलब महावीर स्वामी, उनसे नीचे माना गया है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान तथा सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही जैन त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म में युद्ध व कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि वहां दोनों में ही जीवों की हत्या या मृत्यु होती है, तो इसलिए वहां पर वर्जित कर दिया गया है। हालांकि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की उतनी कठोर निंदा नहीं है जितनी बौद्ध धर्म में। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उनके अनुसार पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके अनुसार ही व्यक्ति का जन्म निम्न कुल या उच्च कुल में होता है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानता तथा इसका विश्वास है कि ये संसार त्याज्य है, यानी संसार तो एक रैन बसेरा है, त्याज्य है, इसको तो छोड़कर जाना ही है। इस हिसाब से इसे निर्वृत्ति मूलक धर्म भी कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव का मतलब है जीव का कर्म की ओर आकर्षण, संवर का मतलब है जीव का कर्म से मोहभंग, तथा निर्जरा का अर्थ है विद्वान कर्म का क्षय हो जाना। शब्दावलियां मिलती है। निर्जरा के अंतर्गत ही संथारा या संलेखना पद्धति आती है। स्यादवाद या सप्तभंगनीय जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है, जो ज्ञान की सापेक्षिकता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, दिगंबर, जो नग्न रहने वाले, नंगे रहने वाले होते हैं। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। निर्वाण का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो 200 वर्षों के बाद एक अकाल पड़ा मगध में। फिर प्राण बचाने बहुत से जैन बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण चले गए, दक्षिण भारत में। दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए तथा जो स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे वो श्वेतांबर। इस तरह से ये दो भागों में बट गया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, जो कि संभवतः स्त्री हैं, उसको मानते हैं, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। यद्यपि जैन धर्म आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं था, शुरू में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किंतु बाद में जब ये अलग अलग हो गए तो जो लोग महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने लगे जैन धर्म वाले। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन संगीति यानी बहुत बड़ा वहाँ समागम हुआ, वो हुई गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर, और जिसकी अध्यक्षता 6वीं शताब्दी में संपादित देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, द्वितीय जैन समिति में। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसके संकलन आगम के रूप में हुए, जिसकी संख्या 46 यानी 46 है। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्टि पर्व तथा त्रिशला का चरित तथा हरिभद्र सूरत रचित अनिकेकांत विजय इत्यादि हैं। जैन धर्म को अनेक शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, अमोघवर्ष तथा खारवेल महत्वपूर्ण शासक थे। गंग शासकों के अधीन एक सामंत चामुंड राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई। 468 ईसा पूर्व में महावीर का निर्वाण राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। तो इस तरह से जैन धर्म के बारे में हमने मुख्य मुख्य बातें समझी। अब हम समझेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने की थी, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा इनकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबद्ध थी। इस प्रकार महावीर की तरह बुद्ध भी
उच्च कुल के थे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण, यानी घर को त्यागना कहलाता है, ये महाभिनिष्क्रमण कर दिया और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें निर्वाण या ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में व्यावहारिकता अधिक है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई। बुद्ध, धम्म तथा संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध के अनुसार लोग काम यानी कि इच्छा या लालसा के कारण दुख पाते हैं। काम पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसे अनिश्वरवादी और अनात्मावादी कहा गया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, किंतु यहाँ पुनर्जन्म का संदर्भ चेतना से लिया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत प्रत्यय समुत्पाद है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। बौद्ध सिद्धांत क्षण भंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है तथा संघ में सभी वर्णों तथा स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, कर्जदारों को देनदारों से तथा स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दिनों में एक ही स्थान पर रहते थे, जिसे बसस कहा जाता था। इसके बाद पवारना के तहत यह पूछा जाता था कि इन्होंने कोई पाप तो नहीं किया, उसके लिए भी अलग अनुष्ठान होता था। बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि राजाओं द्वारा राजकीय संरक्षण प्राप्त किया हुआ। अब इसमें जो बौद्ध संगीति है इसके बारे में समझ लेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में संपादित हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे तथा इसमें आनंद और उपाली ने क्रम से सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपादित हुई। इसकी अध्यक्षता सावक मीर ने की। थेरवादी घूम घूम कर भिक्षावृत्ति पर बल देते थे, जबकि महासंघिक एक स्थान पर रहकर उपासना करते थे। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे। इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में संपादित हुई। इस समय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वमोघ उपाध्यक्ष थे। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम तथा अभिधम पिटक में बौद्ध के दर्शन की चर्चा है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं तथा निकायों में बौद्ध सिद्धांत तथा कहानियां संकलित हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित तथा सौंदरनाथ संस्कृत भाषा में है। बुद्धघोष द्वारा रचित विशुद्ध मग हीनयान शाखा का ग्रंथ है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, हो गई। तो इस तरह से बौद्ध धर्म की मुख्य मुख्य बातें ये थी। इससे जो नेक्स्ट है महाजनपद काल अब शुरू होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही तथ्यपरक है, बहुत ही संक्षिप्त करके बताने की कोशिश की है और आपके यूपीएससी, सभी स्टेट के पीएससी, वनडे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक संकलन है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।